हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं संकेत, आपका छोटा भाई। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। सही बता रहा हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सेल वॉल पौधों की कोशिकाओं के ऊपर चढ़ी एक सख्त परत है जो प्लांट सेल्स को बचाती है। ये नॉन लिविंग यानी निर्जीव लेयर फ्रीली परमिएबल है, यानी कोई भी बायोमोलिक्यूल इसे पार कर सकता है। इससे सेल खुद ही बनाता है और सिक्रीट करता है, और ये सेल को उसकी शेप देती है। ये सेल्यूलोज नामक एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सेल वॉल छोटे सेल्यूलोज फाइबर से बनी होती है जिन्हें माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। हर माइक्रोफाइब्रिल पॉलीसेकेराइड की मदद से आपस में जुड़ा होता है, जो कि दो तरह के होते हैं, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल्स को पहचानना भी आसान हो जाता है, और कुछ टिश्यूज़ में माइक्रोफाइब्रिल को जोड़ने के लिए लिग्निन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टिश्यूज़ सूख कर लकड़ी बन जाते हैं। सेल वॉल में पिट्स नामक बारीक छेद होते हैं, जिनमें से साइटोप्लाज्म दूसरी कोशिकाओं में जाके ट्रांसपोर्टेशन करता है। इन पिट्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। आसपास के सेल्स की सेल वॉल्स जेली जैसे पदार्थ से जुड़ी होती हैं, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में भरे इस ग्लू को मिडल लैमेला कहते हैं। अगर प्लांट सेल्स को गाढ़े घोल में रखा तो ऑस्मोसिस के कारण वो अंदर से सिकुड़ जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे। इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और ये सिर्फ जीवित पौधों की कोशिकाओं में ही संभव है। न्यूक्लियस एक बड़ा बीच में मौजूद गोल हिस्सा है सेल का, जो कि दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। उन मेम्ब्रेन्स में कुछ जगहों पे गैप्स भी होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, और इससे जुड़े 2-3 मेम्ब्रेन्स के सिस्टम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। ये दोनों ही सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नाम का लिक्विड भी होता है, और न्यूक्लियोपोर्स के पार कुछ भी जा सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मटेरियल होता है, और ये प्रोटीन्स व आरएनए से बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोसोम्स बनाने में अहम भूमिका निभाता है, और प्रोटीन्स बनाना इनका मुख्य कार्य होता है। न्यूक्लियस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में घूम के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल एक पतला धागे जैसा क्रोमोसोम मटेरियल का उलझा हुआ गुच्छा है, जो कि जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए से बना होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन के उस जीव के बारे में सारी जानकारी जमा करके रखते हैं, जो उसे अपने माता पिता से मिली होती है। इसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और इसमें कुछ सेल्यूलर इन्फो भी होता है, जो उस जीव के सारे सेल्स की जानकारी देता है। डीएनए के सेगमेंट्स यानी हिस्सों को जीन्स कहते हैं, और क्रोमेटिन में से 2 से ज़्यादा में रिबन जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय बनते हैं, और डीएनए हिस्टोन से बिल्कुल वैसे लिपटा होता है जैसे सिलाई वाला धागा स्पूल से। ये जोड़े में होते हैं, और हर स्पीशीज़ यानी प्रजाति का एक अलग फिक्स क्रोमोसोम नंबर होता है। हम इंसानों के 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स जोड़े में नहीं होते, अकेले होते हैं, जैसे गैमीट्स, सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और ओवम। आमतौर पे सारे जीव डिप्लॉयड होते हैं, यानी जोड़ियों में क्रोमोसोम्स वाले, मगर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड भी होते हैं, यानी अकेले क्रोमोसोम्स वाले। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में ही न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, ताकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन लेकर अधिक ऑक्सीजन पा सकें। न्यूक्लियस सेल का दिमाग होता है, जो कि पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है, यानी अगर उसे निकाल दें तो सेल सूख के मर जाएगा।
न्यूक्लियस सेल साइकिल को रेगुलेट करता है और ये डीएनए के जीन्स को क्रोमोसोम्स के ज़रिए आने वाली पीढ़ियों व सेल्स को भी देता है। आज का शाउट आउट जाता है विनोद भैया को। थैंक यू वेरी मच। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।